हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज इस वीडियो में 3 सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने लेके उपस्थित हुए हैं। आपका भारी डिमांड था कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें सभी विषयों को कंबाइन कीजिए, और आपके इसी डिमांड को पूरा करने के लिए आज सबसे पहले लेके आए हैं विज्ञान का, साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद आपको मिलने वाला है सामाजिक विज्ञान का, और इसके बाद मिलने वाला है मैथ का। और टॉप क्वेश्चन लिए हैं जिसका आपका एग्जामिनेशन से सीधे नाता है। आपके एग्जामिनेशन में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना विलंब किया ये देखते हैं कि साइंस का जो टॉप क्वेश्चन है वो कैसा है। पहला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है इस प्रकार से। चलिए इसका जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? मतलब सूर्य से या तारों से जो हमें प्रकाश मिलता है पृथ्वी पर, इस प्रकाश के स्रोत क्या है, ये इस प्रश्न में बताना है। ऑप्शन 4 है। पहला ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, दूसरा ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, सी है दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि सूर्य और तारों के विशाल ग्रह में, अगर आपको पता है तो जवाब कमेंट कीजिए, नहीं पता है समझते हैं इसका डिस्कशन। तो सूर्य और तारों के पास क्या होता है कि हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु जो होते हैं वे आपस में संयुक्त होकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कहा जाता है नाभिकीय संलयन। और इस नाभिकीय संलयन की क्रिया से ही सूर्य और तारों से प्रकाश निकलता है। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। इसके बाद जानिए कि नाभिकीय संलयन जो होता है उसमें हल्के हल्के नाभिक जुड़ के बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, और इसकी जानकारी दिए थे 1934 ईस्वी में नाभिकीय रिएक्टर बनाते समय एनरिको फर्मी के द्वारा। एनरिको फर्मी के द्वारा सबसे अस्थायी जानकारी दिया गया था नाभिकीय संलयन के बारे में, और उन्हीं का मानना था कि सूर्य और अन्य तारे जो हैं वो नाभिकीय संलयन से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे है आपके स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न का जवाब सभी लोग देने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन का तो दम सभी चमत्कारी रूप से, ये तो सबको याद होगा, हमें पक्का उम्मीद है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। इनमें कौन दर्पण सूत्र है? दर्पण सूत्र बताना है। चलिए चारों ऑप्शन पर एक बार नजर दौड़ाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें दर्पण जो सूत्र है वो ए है। ए ऑप्शन जो है 1/v + 1/u = 1/f, ये हमारा दर्पण सूत्र है। जबकि बी जो है ये लेंस सूत्र है। जबकि ये सी और डी आपके सामने जो है ये तीन दोनों जो है गलत है। मतलब ये आपका हो गया लेंस सूत्र। लेकिन आपसे अगर पूछा गया कि दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र ए होगा। मतलब इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए तीसरा क्वेश्चन, आप मिलाते रहेंगे, आपको कितने का जवाब पता है, और कमेंट में लास्ट में बताना भी है आपको आपके किस सब्जेक्ट में कितने अंक आज के इस सेशन में आए हैं। थर्ड देखते हैं। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव जो आप जानते होंगे कि प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा, या प्रकाश के जो प्रकीर्णन की घटना होती है, इस घटना के द्वारा जब प्रकाश जो है वायु के कणों से टकरा के विभिन्न मार्गों में फैल जाता है, वैसे प्रभाव को बोला जाता है टिंडल प्रभाव। तो ये टिंडल प्रभाव कहां देखा जा सकता है? जंगल में, बाजार में, खेतों में, इनमें से सभी। तो देखिए बाजार की तो बात एकदम नहीं है, बाजार तो नहीं होगा। अब नहीं होने के कारण खेतों में भी नहीं होगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा जंगल में। ऑप्शन ए के साथ यहां आगे बढ़ेंगे। तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे हैं आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा समझते हैं, जवाब देते हैं। प्रश्न आपके सामने है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? अभी जाने थे कि तारों से जो प्रकाश हमें मिलता है वो मिलता किस सिद्धांत से है, या किस प्रिंसिपल से मिलता है? तो उसके लिए हम लोग जाने ये मिलता है नाभिकीय संलयन से। लेकिन उसका सिद्धांत बताना है, कौन सा सिद्धांत? तो तारे के टिमटिमाने क्रिया होती है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायु के 2 आवरण बढ़ जाते हैं, और उसी के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना घटती है। प्रकाश की किरणें मुड़ जाती हैं, और वैसी घटना को हम कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। और यह दिया गया अपवर्तन का सिद्धांत, पूरा नाम नहीं दिया गया इसमें। इसलिए हम कहेंगे कि चौथे का मेरा जो राइट आंसर होगा वो भी होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। चलिए आगे हैं आज के 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वें का जवाब सब लोग जानेंगे। 5वां प्रश्न आपके सामने,
सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। जैसे आप जानते होंगे कि मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है और इस गोलाकार के इस लास्ट वाले पार्ट में हमारा होता है रेटिना। अब आपसे ये पूछा गया कि ये जो रेटिना होता है, इस रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, ये भी आप याद रखेंगे। और यहां भी कुछ मानव नेत्र से और भी बातें याद रखना है। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ये जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होता है और अधिकतम दूरी अगर बात किया जाए तो ये जो होता है वो अनंत होता है, जिसे इन्फिनिटिव से भी दर्शाते हैं। और इसके बीच का जो दूरी होता है उसे बोला जाता है दृष्टि परास। ये 3-4 बातें ऐसी हैं जिसको आपको याद करना चाहिए। तो यहां पर आप समझिए कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ये होगा वास्तविक और उल्टा। मतलब यहां मेरा सी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी के साथ यहां बढ़ चलेंगे आगे। चलिए आगे है छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसका जवाब सभी लोग देने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं इस प्रश्न को, जानते हैं। किसी बल्ब से 1 मिनट में, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो इसके लिए एकदम सिंपल चीज आप जानते होंगे कि विद्युत धारा I का जो व्यंजक होता है या सूत्र होता है वो होता है Q/T। अब यहां समझ लीजिए, Q जो आवेश को डिनोट करता है, ये दिया गया है इस प्रश्न में 120 कूलम, तो आप इसका यूज कर लीजिए 120 कूलम और उसके बटा में 1 मिनट, अगर टाइम को अगर सेकंड में चेंज करते हैं तो होता है 60 सेकंड, मतलब बटा में हमारा आ जाता है 60 सेकंड। अब कैंसिल कर लीजिए, 1 0 से 1 0 और 6 दूनी 12, मतलब यहां पर मेरे पास आ जाएगा 2 और धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, मतलब यहां पर 2 एम्पियर राइट आंसर होगा। और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, मतलब यहां बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन छठे का राइट आंसर ऑप्शन बी। चला जाते हैं आज के 7वें प्रश्न पर। 7वें का जवाब देंगे। 7वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट और कई बार ये एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, इस पर एकदम विशेष ध्यान देंगे हम सभी लोग। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? जैसे आप पढ़े होंगे कि बैटरी अगर बनाते हैं तो बैटरी कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, सब लोग जानते हैं इस प्रकार के। अब इस बैटरी में एक प्लस होता है, ये वाला भाग प्लस होता है तो ये वाला माइनस होता है। तो ऐसा कौन सा उपकरण है जिसमें प्लस माइनस नहीं होता है? तो ऐसा उपकरण जो होता है इसको कुंडली कहते हैं, इंग्लिश में इसे बोला जाता है कॉइल। कॉइल जो होता है उसमें प्लस माइनस नहीं होता है, हिंदी में से कहते हैं कुंडली, अर्थात ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 7वें का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए रिवीजन के दृष्टिकोण से आ गया है आपके सामने 8वां प्रश्न, साथ ही साथ ऑफर के साथ आया है नवा सामने। 8वां का जवाब, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पतन किसे कहते हैं? तो लघु पतन को इंग्लिश में बोला जाता है शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट नाम सुनते ही सबके दिमाग में आ गया होगा, कहलाता क्या है? शॉर्ट सर्किट बोलते हैं जब हमारे परिपथ में प्लस और माइनस वाले तार, प्लस और माइनस वाले जो तार होते हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं और तब होता है शॉर्ट सर्किट, मतलब लघु पतन। उस समय धारा का मान क्या होता है? तो उस समय धारा का जो मान होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। अर्थ और फ्यूज प्लस और माइनस वाले तार एक साथ चिपक जाने के कारण बहुत धारा का मान बढ़ जाता है, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 9वां नंबर। 9वें का जवाब देंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और काफी अच्छा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण ऑप्शन है फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने या फिर फ्लेमिंग ने। तो देखिए एम्पियर के बारे में तो आपको यहां पर भूल जाना है, क्योंकि एम्पियर का परिपथीय नियम आता है विद्युत परिपथ के लिए, तो ये तो नहीं होगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम आता है, यह भी नहीं होगा। और मैक्सवेल अपने मुट्ठी मतलब दाएं हाथ की मुट्ठी का नियम देते हैं, मतलब यह भी नहीं होगा। इसमें सबसे ज्यादा सटीक मिल रहा है ऑप्शन ए फैराडे। ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे आगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे के द्वारा किया गया था। चलिए आते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वें का जवाब सब लोग एक बार देने का प्रयास करेंगे। क्या होगा? आइए प्रश्न पढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस होता है,
अब उत्तल लेंस कैसा होता है, सबके दिमाग में आ गया होगा उत्तल लेंस होता कैसा है। और उत्तल लेंस ये कुछ इस प्रकार से होता है, ये तो हम लोग विशेष तरीके से जानते हैं। अगर इस प्रकार का आपके पास उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में देख लीजिए ये किनारे की भाग कहलाते हैं, और ये वाला जो भाग है इसका बीच का भाग है। तो बीच का जो भाग होता है ये भाग, ये किनारों की अपेक्षा मोटा होता है। अब देख लीजिए ऐसा ऑप्शन किस में है, सभी जगह समान होता है, एकदम गलत। उसके बाद बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। अब किनारों पर मोटा कह रहा है, बेवकूफ बना रहा है हमको, ये बिल्कुल गलत है। बेवकूफ तो अब बनेंगे नहीं हम लोग, एकदम बिहार बोर्ड को चैलेंज कर देना है कि जैसा एग्जामिनेशन लोगे वैसा परीक्षा देंगे, और हम तैयार हैं तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। सी देखते हैं, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यस बिल्कुल यही सही हो गया मेरा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस। चलिए आगे हैं आज के 11 नंबर की ओर, 11 जवाब देने का प्रयास करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है और काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसमें से कुछ क्वेश्चन तो एकदम आपको हूबहू एग्जामिनेशन में मिलेंगे। क्वेश्चन है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अब यहां पर लेंस के बारे में बोल दिया तो याद रखेंगे, लेंस का अगर आवर्धन पूछेगा तो आवर्धन m बराबर आपका सूत्र होता है, वो होता है v/u। लेकिन अगर दर्पण का पूछ दे तो दर्पण में यहां पर केवल माइनस में आ जाता है v/u, ये आपका दर्पण का याद रखेंगे। लेकिन लेंस का पूछा है तो इसलिए ये सही होगा, मतलब ये हमारे पास मिल रहा है ऑप्शन डी में। 11 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, डी इज राइट आंसर। याद रहे अभी सारी क्वेश्चन बाकी है, मैथ बाकी है और सोशल साइंस भी आपका बाकी है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। 12 देखते हैं, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध, एकदम याद करके जाइए इसको, आज याद कर लीजिए दम ताल ठोक के। ऐसे हमें पता है कि सबको याद है लेकिन याद नहीं है, याद कीजिए। एफ जो होता है वो एफ r/2 के बराबर होता है, बस इस पॉइंट को याद रखेंगे। ये r कभी स्मॉल मिलता है कभी कैपिटल मिलता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब देख लीजिए कि f = r/2 ये किस ऑप्शन में है, तो ये आपको दिख रहा है f = 2/r, गलती है। r = f/2 ये भी गलत है, और ये मिला f बराबर r ये भी गलत है, a सही हो गया। चूंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया है, मतलब यहां पर हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 देख लेते हैं, 13 आ गया आपकी स्क्रीन पर, मानव नेत्र में। अब मानव नेत्र के बारे में तो सब चीज बता दिया आपको, मानव नेत्र में सारी चीज जान गए। पता कीजिए कौन सा एक प्रकार का लेंस नहीं होता, गलत है। मानव नेत्र में एक उत्तल लेंस होता है जिसे हम नेत्र लेंस के नाम से भी जानते हैं, उसे बोलते हैं नेत्र लेंस। मानव नेत्र में जो लेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, नेत्र लेंस, जो उत्तल लेंस होता है। अर्थात इसमें सी में दे दिया है, मतलब 13 का राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जोड़े में आया, अरे वाह, 14 एकदम जवाब देंगे। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। तो मानव नेत्र के द्वारा जो प्रतिबिंब है इसके बारे में तो दम आराम से बता देंगे, रेटिना पर, हिंदी में बोला जाता है दृष्टिपटल, रेटिना पर बनाता है, रेटिना ही दिया हुआ है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 15 देखते हैं, विद्युत जनित्र का सिद्धांत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ये, बीएम लिख लीजिए एकदम आराम से। विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या होता है, तो विद्युत जनित्र जो होता है उसमें प्रभाव पर नहीं होता है, प्रेरित विद्युत पर नहीं होता है, वो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होता है, जिसके फैराडे ज्ञाता थे, फैराडे के द्वारा इसकी खोज की गई थी, उन्होंने ही स्पष्ट किया था कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। ऑप्शन सी के साथ बढ़ जाएंगे आगे। चलिए आगे हैं आज के 16वें क्वेश्चन की ओर। 16 क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस, अच्छा क्वेश्चन है। अब बायोगैस किसको कहते हैं, तो याद रख लीजिए कि बायोगैस वैसे स्रोत को बोला जाता है जो हमारी परंपरागत स्रोत होते हैं। गैर परंपरागत स्रोत जो होते हैं उसमें नहीं आता है ऐसा। तो लकड़ी परंपरागत है, होगा, गोबर गैस ये भी होगा, कोयला ये भी होगा, सी मिल गया आपको, नाभिकीय ऊर्जा। ये गैर परंपरागत स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत के रूप में इसे जाना जाता है। मतलब यहां 16 जो होगा इसका मेरा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
चलिए 17 आ गया आपके सामने। 17 का जवाब सभी लोग जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन किसको बोलते हैं? तो जीवाश्म ईंधन वैसे ईंधन को बोला जाता है जो पृथ्वी के गर्भ में लाखों करोड़ों वर्ष के बाद ईंधन तैयार होते हैं, वैसे ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और वो जीवों के अंश से बने होते हैं जिसे सामान्यतः दोबारा पूर्ति नहीं की जा सकती है। तो जीवाश्म ईंधन कौन है? कोयला, एक्स बिल्कुल है। लकड़ी नहीं है। गोबर गैस ये भी नहीं है। ये सभी तो अब है ही नहीं, तो कोयला ही केवल हुआ। मतलब इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 18 देख लेते हैं। 18 स्क्रीन पर आ चुका है। 18 का जवाब सभी लोग देने का प्रयास करेंगे। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है प्रकाश स्रोत। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एकदम गांठ बांधिए कि ऑप्शन ए ही सही होगा। दीप्तिमान वस्तु नहीं बोलते उसको। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत के नाम से जाना जाता है। आइए 19 का जवाब हमें पता है, सबको पता होगा। ये तो सबको पता होगा, दम आराम से सारे लोग टिक लगाएंगे। खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? खतरा का रंग लाल, अर्थात डी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए आगे हैं आज के इस साइंस के अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन मजेदार हम आपके सामने लिए हैं। इसके बाद सामाजिक विज्ञान भी आने वाला है। सामाजिक विज्ञान को जरूर देखें। 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? अब सोचिए कि जूल और यहां पर आपके पास दिया है सेकेंड। सेकेंड का मतलब यहां टाइम दे दिया, तो इसके अनुपात को क्या कहते हैं? तो अब समझिए, जूल जो होता है वो कार्य का मात्रक है, W का। समय जो होता है वो टाइम का मात्रक है। और W/T जो होता है, W/T को हम बोलते हैं P, शक्ति। शक्ति P बराबर W/T होता है। और W का जो मात्रक होता है, याद करेंगे, ये होता है वाट। मतलब मेरा यहां राइट आंसर होगा 1 वाट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इस 20 का ऑप्शन डी के साथ एकदम चलेंगे आगे। चलिए इस तरीके से साइंस का आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ। कितने सही हुए कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिए। और अब आते हैं आपके सामाजिक विज्ञान की ओर। आ गया है आपके ट्रैक में सामाजिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान में कितने क्वेश्चन बना पाते हैं, कमर कस लीजिए। जितने आपके क्वेश्चन सही बनेंगे कमेंट में रिप्लाई जरूर करेंगे। आइए देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान का मेरा पहला जो क्वेश्चन होता है वो कैसा है। ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? चलिए सामाजिक विज्ञान में दिमाग लगाइए। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजित हुआ था। बंगाल जो है 2 टुकड़े में बांटा गया था। तो उसका विभाजनकर्ता जो थे वो कौन थे, आपको इस प्रश्न में ये बताना है। तो ये जो था वो कर्जन, लॉर्ड कर्जन के द्वारा विभाजित किया गया था। मतलब 1905 में बंगाल विभाजन कर्जन के समय में हुआ था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है 10 घंटे का आंदोलन कहां चला? आंदोलन का नाम कई सारे सुने होंगे आप लोग, लेकिन 10 घंटा वाला आंदोलन कहां था? आपको बताना है इंग्लैंड में, जर्मनी में, भारत में या फिर जापान में। तो 10 घंटे का आंदोलन जो चला था वो इंग्लैंड में चला था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मिलाते जाएंगे, जो जो सही होगा आप पे जरूर आप काउंट करते जाएंगे। तीसरा प्रश्न आपके सामने। तीसरा प्रश्न है सीधी लकीरों का अलिता के रूप में किसका चरित्रण किया गया? सीधी लकीरों का अलिता, काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं एकदम बिल्कुल एग्जामिनेशन के लिए। सीधी लकीरों का अलिता कहा गया है, यह कहा गया है मुख्य रूप से बैरान हॉसमॉन को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा आपके सामने है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? तो पश्मीना जो है ये बनाया जाता है मुख्य रूप से भेड़ से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चौथे का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए पांचवा आ गया है। आपको इस पांचवें में बताना है कि कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया है? कांडला पतन, जैसे अभी कुछ दिन बाद वहां चुनाव होने वाला है जहां पर योगी का सरकार है। ये अब आपको कंफर्म हो गया होगा कहां है। ये उत्तर प्रदेश में है। कांडला जो पतन है उत्तर प्रदेश में है, याद रखें, यूपी में। यहां ऑप्शन चारे के चारों गलत दिए गए हैं। कांडला पतन जो है यूपी में है, ऑप्शन नहीं दिया गया है, ऑप्शन यहां पर रॉन्ग है। यूपी सही है, आंसर होगा। चलिए छठा देखिए।
छठा है बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहां है? तो बिहार में रेलवे का जो मुख्यालय है पटना नहीं है, सोनपुर नहीं है, समस्तीपुर नहीं है, हाजीपुर है। हाजीपुर है एक रेलवे का मुख्यालय, जो पूर्व रेलवे का मुख्यालय बनाया गया है। तो बिहार में रेलवे का एकमात्र जो मुख्यालय है वो कहां है? हाजीपुर में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सातवां देख लेते हैं। बताना कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? दल बदल मतलब एक दल में है दूसरे दल में चले गए, इस कानून को भी लागू किया गया है भारत में। तो ये लागू किया गया है 1985 में, जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का याद रखेंगे, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1985 में किया गया था और उसी वर्ष दल बदल कानून भी बनाया गया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आगे है 8 नंबर में। 8 का जवाब जानेंगे। विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? लोकतांत्रिक जहां पर चुनाव के द्वारा या सब जो सम्मेलन होते हैं या कह सकते हैं कि सब पार्टियां मिलकर एक चुनाव लड़ती हैं, वैसे देश को लोकतांत्रिक देश कहते हैं। तो लोकतांत्रिक देश कौन सा है सबसे बड़ा? तो भारत है भाई साहब, कहीं और मत जाइए, कहीं और दिमाग मत लगाइए। चीन भारत से बड़ा है, लेकिन लोकतांत्रिक देश में हमारा भारत सबसे ज्यादा बड़ा है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आइए 9वां देखते हैं। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मतलब मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी? अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। आपके एग्जामिनेशन में ये डायरेक्ट आ सकता है, गांठ बांधिए। तो ये कथन कहा गया है हॉटले मिदर्स ने। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 10वां देखते हैं। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसका जवाब देंगे हम सभी। प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। ग्रामीण विकास बैंक, ये ग्रामीण विकास बैंक आज भी चलता है, लेकिन राष्ट्रीय कृषि का जो क्रम है वो धीरे धीरे लोप होते जा रहा है। तो 10वें का जो राइट आंसर होगा ये किया गया था 1982 में, अर्थात 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट 11 आ गए हैं। 11 के पास इसका जवाब देंगे। गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन किसी मतलब ऐसा सिटी जो बगीचे जैसा हो। यह कल्पना किसके द्वारा किया गया था? तो यह कल्पना किया गया था एवनेजन हार्वर्ड ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चले आगे हैं आज के 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? आपको बताना है कि गुटेनबर्ग जो है वो कहां जन्मा था, किस देश में जन्मा था। इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जर्मनी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया 13। अभी इसका डिस्कस कर चुके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको आप लोग आज केवल कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं, पूरा नाम उसका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इसके जो पहले अध्यक्ष थे 13 में हमारे पास जो हो जाएगा, इस 13 का राइट आंसर होगा W.C. बनर्जी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लेकिन ए.ओ. ह्यूम ए ऑप्शन में है, इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और यह स्थापना हुआ था 1985 ईस्वी में। इस बात को भी याद रखेंगे, 1985 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन उसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। 14 देखते हैं। 14 आपके सामने, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड मॉडल क्वेश्चन हम इसको भी कहेंगे। आपको बताना है कि दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल, और इसको दम याद कीजिए, कार्ल मार्क्स, कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन इधर उधर नहीं देखेंगे। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए एकदम इसे बोर्ड मॉडल लगाएंगे आप। चलिए आगे है 15 नंबर क्वेश्चन। ये भी आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होगा, ये भी काफी हिट क्वेश्चन है आपके लिए। आपको बताना है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, या रक्त और लौह की नीति किसके द्वारा अपनाया गया था? तो रक्त और लौह की नीति अपनाने का श्रेय जाता बिस्मार्क को, जो जर्मनी के रहने वाले थे, और इन्होंने ही रक्त और लौह की नीति से अपना के जर्मनी का एकीकरण जो है वो संभव करवाया था। मतलब 15 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आते हैं आपके
इससे साइंस के बाद, सामाजिक विज्ञान के बाद अब आ जाते हैं आपके मैथ के सेशन में। मैथ के क्वेश्चन में क्या क्या मिलेंगे आपको ये भी समझ लेना चाहिए। तो यहां भी हम आपके लिए स्पेशल कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट मिलेंगे। तो मैथ का ही देखते हैं पेपर कैसा है और इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका कौन सा जवाब होगा। चलिए आइए देखते हैं कि मैथ में पहला जो क्वेश्चन होता है वो कैसा होता है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। चलिए मैथ में पहले ही ऑफर मिल गया, डबल क्वेश्चन एक साथ। भुज -12 -18 बिंदु -12 -18 का भुज क्या है। तो देखिए पहला जो आपके सामने होता है ये भुज कहलाता है और दूसरा जो आपके सामने अंक होता है उसे कोटि के नाम से जानते हैं। तो मतलब बिंदु -12 -18 में भुज जो होगा वो -12 होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा देख लेते हैं। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो आपको बता देना है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कितना होगा। अब देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान अगर 90 डिग्री थीटा रख देते हैं तो साइन 90 का मान 1 होता है और कॉस 0 का मान, चूंकि सॉरी कॉस थीटा यहां भी रखेंगे 90 तो कॉस 90 का मान हो जाता है 0। ये बात अच्छे से याद रखें और एक में से 0 घटाएंगे तो 1 होगा। मतलब इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड क्वेश्चन में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए आगे है आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर और तीसरे का जवाब देने का प्रयास करेंगे हम सभी। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलिए इसका जवाब देते हैं। निम्न में कौन सा सेक थीटा के बराबर है। अब याद कीजिए कि सेक थीटा तालिका अगर आपको याद है तो दम कंफर्म याद होगा। सेक थीटा का जो मान होता है वो आपका हो जाता है 2। अच्छे से याद रखेंगे सेक थीटा का मान कितना हो जाता है 2। अब ढूंढ लीजिए कि इसमें से किस ऑप्शन में 2 जिसका मान होता है वो है कॉसेक 30। चलिए पहला ही आपको ऑप्शन मिल गया। कॉसेक 30 का भी मान जो होता है वो 2 हो जाता है। मतलब इस क्वेश्चन में तीसरे में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। अब जैसे देखिए एक यहां पर वृत्त हम खींच लेते हैं। अब इस वृत्त का जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। अब ये वृत्त का केंद्र मान लीजिए, वृत्त का केंद्र है और वृत्त के केंद्र से इसकी त्रिज्या जो है ये आपका हो गया 6। उसके बाद क्या कि 10 सेंटीमीटर दूर, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दूर एक स्थित है यहां पर इसके केंद्र से, यहां पर 10 सेंटीमीटर, ये आपका 10 दे दिया। तो आपको बताना है कि स्पर्श रेखा ये वाला लाइन आपसे पूछा गया है। तब ये समझते होंगे हम लोग कि यहां पर ये जो कोण होता है 90 डिग्री होता है। अब 90 डिग्री अगर ये हो गया तो ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया और ये आपको लंब निकालना है। तो पाइथागोरस ट्रिक से 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा और इसको घटा के आपस में वर्गमूल निकाल लीजिए। अब यहां वर्गमूल जो निकालेंगे वो आंसर होगा। अब 100 में से 36 कटेगा तो 64 बचेगा और 64 का वर्गमूल निकालते हैं तो आपका 8 हो जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 8। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए आगे हैं आज के 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वें का हम सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आपको बताना है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि क्या होगी। क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल देने का मतलब ये दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर और इसका वैल्यूएशन हमारे पास दे दिया है और ये दे दिया है 154। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करना चाहेंगे। पाई का मान अगर रखते हैं यहां पर तो पाई का मान हो जाता है 22/7। अब इसको आरएचएस में लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 7/22 और यहां बचेगा मेरा आर स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 22 से अगर इसको कटाया जाए तो 22 से इसको कटाते हैं तो 22 के बारे में अगर यहां कटाते हैं, चलिए 11 बार में कटाते हैं, 11 दूनी 22 और 11 से इसको कटाते हैं 11 एकम 11 और 11 चौके। अब देख लीजिए इसको कटा लीजिए एक बार और कटाते हैं तो 2 से आपका ये कट जाता है 7 बार में। 7 और 7 को गुना करेंगे 49 हो जाएगा और 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 7 होगा। मतलब त्रिज्या का मान यहां कितना आ गया मेरे पास, त्रिज्या का मान आ चुका है 7। अब क्या निकालना है, परिधि निकालना है। मतलब यहां पर आपको चाहिए 2 पाई आर।
अब 2 पाई आर चाहिए तो 2 पाई का मान हम जानते हैं 22/7 होता है, और त्रिज्या आर का मान जो होता है वो 7 आ चुका है इस वाले क्रम में। 7 से अब 7 कटा, अब 22 और 2 को गुना करेंगे तो 22 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44। अब 44 देख लीजिए किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है, मतलब इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए पूरी तरीके से बना के हम आपको समझा दिए ताकि सब लोग अच्छे से समझ जाएं। छठा प्रश्न, आपको बताना कि आर त्रिज्या वाला गोला का आयतन होता है या होगा। तो गोला का आयतन का सूत्र होता है, सब लोग जानते हैं, ये होता है 4/3 और पाई आर क्यूब। अब ये देख लीजिए किस ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन में ही मिल गया, मतलब छठे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे है 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वें का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक है। अब प्रथम 6 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो संख्या केवल एक से और स्वयं से कटता है उसे अभाज्य कहते हैं। तो पहला अभाज्य संख्या होता है हमारा 2, इसके बाद अभाज्य होता है 3, इसके बाद होता है 5, इसके बाद होता है 7, और 7 के बाद जो अभाज्य होता है वो होता है 11, और 11 के बाद होता है 13। तो ये आपके 6 अभाज्य हो गए। अब 6 अभाज्य में आपको करना यह है कि आपको माध्यक चुनना है। माध्यक कैसे चुनते हैं, तो या तो बीच वाला मिल जाए, या फिर अगर बीच में एक ना मिले तो 2 को जोड़ के इसे आधा किया जाता है। अब देखिए 7 और 5 जोड़िए तो हो जाता है 12, और 12 को जब आधा कीजिएगा तो आपको मिलेगा 6, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 6 देखिए ऑप्शन सी में है, मतलब 6 अभाज्य संख्याओं का जो माध्यक होगा, या हम अभाज्य लिखे बीच वाले संख्या में एक संख्या नहीं मिला तो 2 संख्याओं को जोड़ के आधा किए तो मिल गया ऑप्शन नंबर सी 6। चलिए आगे है आज के 8वें क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन तो दम इजी है, ये रोमन अंक दे दिया इस बार, और रोमन अंक एक क्वेश्चन होने की संभावना है इस बार के एग्जामिनेशन में, ध्यान देंगे इस बात पर। 16 का मिलान चिन्ह, तो मिलान चिन्ह कैसे बनाते हैं, पहले 5 का कंबाइंड किया जाता है, 1 2 3 4, और इसको मिला के ऐसे बनाते हैं 5। अब ये 5 हो गए, फिर से आप ऐसे करेंगे, फिर 5 हो गए, फिर आप ऐसे करेंगे, फिर आपके 5 हो गए, ये 5, ये 5 और ये 5, 15, और लास्ट में एक और बच गया। और ऐसा देखने को मिलता है ऑप्शन बी में, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 9वां आ गया है क्वेश्चन। 9वें का जवाब सब लोग ढूंढेंगे। समांतर श्रेणी का सार्व अंतर बताना है। तो सार्व अंतर कैसे होता है, सार्व अंतर डी से दर्शाते हैं, और डी निकलता है a2 - a1 से। अब a2 - a1 देख लीजिए, a2 आपके पास है -4, और उसमें से 0 घटाना है, मतलब ये हो जाएगा -4, मतलब ये सी ऑप्शन सही। 9वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है 10 नंबर में। 10वें का जवाब ढूंढेंगे। बहुपद y² - 6y + 8 का घात को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पावर, याद रखेंगे, घात को इंग्लिश में बोला जाता है पावर। पावर बताना है तो पावर यहां 2 है, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। 11 आपके सामने है, बताना है कि आपको त्रिघाती बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, इसमें व्यापक रूप बताना है त्रिघाती का। तो त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx और +d, ये होता है व्यापक रूप। अब ये देख लीजिए किस ऑप्शन में, तो ये देखने को मिल जाता है ऑप्शन सी में, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 12 देखते हैं। 12 का जवाब एक बार ढूंढने का प्रयास करेंगे और इसका आंसर भी देखेंगे। अल्फा बीटा द्विघात समीकरण x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/α + 1/β। ये देखिए 2 नंबर के भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसका 2 नंबर का भी हम अभ्यास करा चुके हैं। कैसे करना है, तो आप इसको क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ बनाएंगे, तो आपको मिलेगा अल्फा × बीटा, और ऊपर मिल जाएगा अल्फा + बीटा, ये आपको मिल गया। अब अल्फा + बीटा की अगर बात करते हैं तो अल्फा + बीटा ये वाला जो आपके पास है, इस अल्फा + बीटा का मान होता है -b/a। अब -b देखिए कितना है, -5 है, तो -b करेंगे तो आपका ये 5 होगा,
और ए आपको दर्शाना है तो ए के बगल में 1 है, 1 बटा में लिखे या ना लिखे बात बराबर। अब उसके नीचे आपके पास है अल्फा इंटू बीटा जो होता है सी बाई ए। अब सी देख लीजिए कितना है, तो 7 है, मतलब यहां 7 हो गया, 5/7 इसका राइट आंसर जो दिया गया आपके ऑप्शन नंबर बी में, मतलब 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 देखते हैं, 13 में क्या है, कैसा है। द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्य क्या है। तो देखिए शून्य निकालना काफी आसान है। इस चारों ऑप्शन को आप क्या कीजिए, इस वाले कॉलम में रख के देखिए, अगर उसका मान शून्य हो जाता है तो वही उसके शून्यक होते हैं। जैसे मान लीजिए 3/2 रखे और ये मान लीजिए शून्य हो गया तो उसका शून्यक होगा। और ऐसे अगर इसका जांच करेंगे तो आपके सामने ए ऑप्शन ही सही आएगा, 3/2 और -1/3 ये दोनों जो होंगे इस बहुपद के शून्यक हैं, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 14 देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन एकदम हल करने वाला आ गया, इसको एक बार जल्दी से फटाफट हल करते हैं। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद, इस बार द्विघात बहुपद है, मूल दे दिया और उसमें फिर 1/अल्फा + 1/बीटा का मान निकालना है। तो वैसे ही करेंगे, आप क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, ऊपर जोड़ बनाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा मतलब -b/a, -b के जगह पर है 2 तो ये आपका -2 हो जाएगा, और बटा में 1 तो 1 नहीं भी लिखे तो काम चलता है। और उसके नीचे आपके सामने है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, c/a करेंगे तो 3/1 मतलब इसके बटा में 3 आएगा। -2/3 देख लीजिए कौन से ऑप्शन में, यहां भी ऑप्शन नंबर बी मिला तो बी इज राइट आंसर। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 15 नंबर में। 15 का जवाब देते जाइए और यह भी बताते जाइए आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में, तीनों सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर प्राप्त हुए। दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदित या प्रतिच्छेदी रेखा है तब रैखिक समीकरण युग्म में क्या होगा। तो अगर प्रतिच्छेदी रेखा है मतलब वो कट गया है इस तरीके से, तो इसका मतलब उसका एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफी ज्यादा आप लोग को पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं एक नए वीडियो में और कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।